आत्मनिर्भर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 96 मतलब जयप्रकाश नारायण वाला हो गया था। ठीक है, होमवर्क जो दिया था वो शायद इसके बाद वाला था। ये भी हो गया था। राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे? अच्छा, ये कर लिया था क्या? स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया। मतलब इसमें क्या बताना था, गांधीवादी विचारधारा को मानते थे तो लघु कुटीर उद्योग जो एमएसएमई होते हैं आपके, उनको तो फॉलो करते थे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ये क्या भी मानते थे, स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए पर स्मॉल लेवल पर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता, कंटेम्परेरी, क्या इसका रिलेवेंस है, ये भी आपने कर लिया था। मैंने विदेश नीति बता दी थी पूरी। वो 5 या जो 6 टर्म है षड्गुण्य नीति का, उनको आपको यूज करना है लिखते टाइम। एवं चतुर्गुण्य नीति में साम, दाम, दंड और भेद, ये आपको चारों का यूज करना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आज का जो आपका विश्व है, वर्ल्ड है, ये इकोनॉमिक जो भी आपका सेक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है ना। और उस फील्ड में आप देखो, फॉर एग्जांपल के लिए यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा है, लॉस भी उन दोनों का हो रहा है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? अदर कंट्रीज का हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे साम, दाम, दंड, भेद। साम तो पता है आपको बुद्धि से, दाम पैसे से, दंड मतलब पनिशमेंट, लेकिन भेद, भेद मतलब क्या कर रहे हैं हम? कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में आप क्या डाल रहे हो? फूट डाल रहे हो। तो ये भी उपयोग किया जाता है वर्तमान में। जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, आपने देखा अभी यूएसए में इलेक्शन थे, क्या यूएसए अकेला पार्टिसिपेट कर रहा था अपने इलेक्शन में? उसके साथ अदर कंट्रीज उनके कैंपेन्स में लगे थे। यदि 2 इसमें व्यक्ति खड़े हुए थे, कौन कौन से? बाइडेन और ट्रंप, तो अमेरिका देख रहा था कि ट्रंप जीतना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का सॉफ्ट कॉर्नर है अमेरिका के लिए, जबकि बाइडेन का नहीं है। बाइडेन का किसके लिए है? यूक्रेन के लिए। तो रसिया ने क्या किया, अपनी एजेंसीज जो होती हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, उनसे गुप्त प्रचार करवाया, कैंपेन्स चलाए, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाए, टीआरपी बढ़ाई। एक सुनते हो पीआर टीम होती है, प्रमोशन टीम, इस तरीके से प्रमोशन टीम बना देते हैं ये। कहीं ना कहीं फायदा किसको है उससे? रशिया को। फंडिंग के लिए पैसा आता है। तो ये सारा कुछ क्या है आपका? भेद, दंड, दाम और साम, ये करंट में यूज करना है कि वर्तमान में एग्जाम्पल उठाना है आपको, जहां जहां युद्ध हो रहे हैं। जैसे इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है। इजराइल और हमास के युद्ध में बीच में इंटरफेयर किया ईरान ने, और ईरान किसका विरोधी है? अमेरिका का। तो अमेरिका ने किसकी हेल्प से ईरान का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट समाप्त करवाया? इजराइल की हेल्प से। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे के साथ ये संधि कर लेते हैं गुप्त रूप से, है ना, और अपना काम करवा लेते हैं। इंडिया का कनाडा के साथ डिस्प्यूट हुआ था, याद है? पन्नू जो खालिस्तानी समर्थक थे, है ना, हमने कम से कम ऐसे 6 व्यक्तियों को, कहा जाता है कि भारत की रॉ ने कितने व्यक्तियों को डिसमिस किया वहां पर? 6, जो खालिस्तानी समर्थक थे कनाडा में। बाद में वो चैट लीक भी हो गई, है ना, जो रॉ एजेंट थे उनका नाम भी आ गया। उन्होंने जिस
उससे मारने के लिए वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो पता चला FBI के एजेंट निकले अमेरिका में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जियो पॉलिटिक्स आपको यहां उठा के डाल रहे हैं, और वो कब आएगा आपको समझ में, जब आप करंट के मुद्दे पढ़ रहे होंगे। हमें पता है इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, क्या कारण है उनके, ये पता होना चाहिए। कौन सा साइड देश किसके फेवर में है, क्या पॉलिसीज हैं, अमेरिका में ट्रंप जीते तो हमें क्या फायदा है, हमें क्या लॉस है, ये भी पता होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपको लिखने के डायमेंशन मिलते हैं अलग अलग पेपर में। आप ऐसे लिखोगे, ऐसे में ऐसे ही मैटर्स आते हैं, है ना। आपको यूक्रेन रसिया का विवाद पता है, आपको हमारे यहाँ मणिपुर हिंसा पता है यदि अच्छे से, तो आप ये चीजें सब डाल सकते हो। जब इंटीग्रिटी और यूनिटी वाला जो टॉपिक आता है ना, इंटरनल सिक्योरिटी वाला, तब उसमें ये चीजें अपन लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आज में कौटिल्य की ये नीति शामिल है। एक बात और सुन लो, जब कौटिल्य थे तो कौटिल्य ने कुछ दुर्ग बताए थे, दुर्ग मतलब फोर्ट, किले। एक था औदक दुर्ग, सुना होगा, मैंने लिखवाए हैं। एक था वन फॉरेस्ट फोर्ट, वन दुर्ग, है ना। एक था मरुस्थल दुर्ग, है ना, और एक जल। इस तरीके से उन्होंने 4 फोर्ट बनवाए थे। उनके अनुसार फोर्ट यदि है, औदक है, पर्वत पर है, तो बहुत ऊंचाई पर होना चाहिए, जैसे रायसेन का फोर्ट देखा है, बहुत ऊंचाई पर है। ये वही फोर्ट है जहां कौन थे, राजा सूरजमल, है ना। जब शेरशाह सूरी जा रहा था लड़ने, तो इन्होंने ऊपर से क्या करते थे, ये लोग पत्थर फेंकते थे, वो गोली की स्पीड से आता था ऊपर से पत्थर। तो शेरशाह सूरी को यह समझ में आ गया था कि मैं ऊपर तो नहीं जा सकता, तो शेरशाह सूरी ने फिर क्या किया, संधि कर ली, और जब वो मिलने आए तो उन्हें मार दिया। तो क्या यूज किया उन्होंने, दिमाग, साम, समझ में आया, है ना। कौटिल्य ने उस समय बता दिए थे कि ऐसे दुर्ग होना चाहिए जिससे लोगों की सेफ्टी हो। एक मान लो फोर्ट है, उसके चारों तरफ पानी भरा है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, है ना, ताकि दुश्मन आप पर क्या करे, हमला करे तो क्या हो, आप बच सको। और इसके नीचे से एक सुरंग होगी जो कहीं बहुत दूर जाकर बाहर खुलती होगी। ये कब की बात चल रही है, 322 BC के समय की, आज से कितना साल पहले, 2300 साल पहले समथिंग। जब हम अभी नहीं सोचते इतना, तब उन्होंने अर्थशास्त्र में इसको लिख दिया था। जंगलों के आप कोई भी फोर्ट देख लो, इन्हीं बेसिस पर बनाए जाते थे, है ना। कुछ मूवीज में देखा होगा, साइड से पानी भरा है, उसमें मगरमच्छ हैं और बीच में उनका घर या बंगला बना हुआ है। तो ये सारा आइडिया किसका था, कौटिल्य का था, है ना। तो वर्तमान में किस तरीके से इसका रिलेवेंस है, उसको बस आपको लिखना है और एक तर्क या एग्जाम्पल के साथ लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी का क्वेश्चन है, रिसेंटली, ठीक है, ये 23 में पूछा गया है मेंस में। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया था मैंने, याद आया, आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी। क्या बताना है इसमें, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, और आत्मनिर्भरता, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सरदार पटेल का क्या योगदान है, किस फील्ड में बताना है, इकोनॉमिकल फील्ड में बताना है। बस इतना क्वेश्चन था। वो लैंग्वेज अलग है, लेकिन आपको क्या करना है, समझाना है, उनकी इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी बताना है आपको। और इकोलॉजिकल आइडियोलॉजी पता कैसे चलेगी सरदार पटेल की, जब उनके काम देखोगे, है ना। यदि पूछा जाए भारत में सिविल सेवा को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया किसने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था।
भारत में सिविल सेवा स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल। गृह मंत्री थे। तो भारत में 1950 तक जब वो रहे, उस समय जो जो भी उन्होंने काम किए, है ना, उनको उठा लो। नदी जोड़ो नदी घाटी परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी, दामोदर वैली का, तो कहीं ना कहीं इनमें हम डाल सकते हैं। सिविल सेवा से स्टार्ट किया, मतलब ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों को शामिल करना जिनसे देश में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हेल्प मिलेगी। दूसरा, जो गांधीवादी विचारधारा है ना आर्थिक फील्ड में, वही विचारधारा किसकी है? सरदार पटेल की, है ना। आप लोगों को इनकी स्टोरी पता होगी। जब तक ये नेशनल मूवमेंट से नहीं जुड़े थे तब तक कोट पैंट पहनते थे, है ना। पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, इवन इन्हें वेस्टर्न कल्चर अच्छा भी लगता था। और जैसे ही ये गांधीवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड हुए, इन्होंने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया। और जब तक उनकी डेथ हुई तब तक उन्होंने क्या किया? खादी ही पहना। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है कि सरदार पटेल स्वदेशी जो भी वस्तुएं थी उसको प्रमोट करते थे। आर्थिक में क्या होगा? आत्मनिर्भरता कैसे आ रही है आर्थिक में? जब आप स्वदेशी वस्तुओं को क्या करोगे, है ना, स्वदेशी गुड्स को क्या करोगे? प्रमोट करोगे। और स्वदेशी गुड्स प्रमोट कैसे होंगे? कुटीर उद्योगों से, है ना। फिर शिक्षा को बढ़ावा इसलिए देना था ताकि गरीबी दूर की जा सके। शिक्षा बढ़ाओगे तो दूसरी चीज आपकी बेरोजगारी कम होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो गरीबी कम होगी, है ना। तो गांधी जी की जितनी भी विचारधारा आर्थिक रूप में आप समझते हो, जिसमें समानता होनी चाहिए स्त्री पुरुष में, काम के बदले समान वेतन होना चाहिए। यदि एक जैसा काम कर रहे हो तो आपको समान वेतन मिलेगा, ये भी आइडियोलॉजी थी इनकी, ठीक है ना। काम का अधिकार देने की भी उन्होंने बात की। आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में पता होगा, 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहां हुआ था? सेशन से याद है कांग्रेस के सारे? पहला कब हुआ था? कब बनी थी कांग्रेस? कहां हुआ था पहला सेशन? बॉम्बे। उसकी ट्रिक है बकमई। 1885, 86, 87, 88, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ठीक है। फिर 89, 90, 91 और 92 फिर से रिपीट करो। बकनई, बॉम्बे, कोलकाता, नागपुर कर देना अब इसको, मद्रास को, और ई फॉर इलाहाबाद। ये स्टार्टिंग के 8 हैं। थोड़ा सा इनको भी अच्छे से पढ़ना है ना, इंटरेस्ट के साथ। कौन अध्यक्ष था पहला? बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सब भूल गए, हिस्ट्री पढ़ी है? ये मान लो प्री में आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन है तो सबसे बन जाएंगे। है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस के? 1931। कहां हुआ था? कराची सेशन। क्यों स्पेशल है कराची सेशन? भारत में पहली बार प्लानिंग की बात की गई। मतलब क्या समझ में आ रहा है? पटेल
जो थे भारत में नियोजन के लिए क्या थे, प्रतिबद्ध थे कि भारत में भी प्लानिंग होना चाहिए, अध्यक्ष थे, तब वहां बात हुई। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स भारत में शामिल होने चाहिए। पहली बार बात कहां हुई थी? 1931 के कराची सेशन में। ठीक है, वो मैं इसलिए आपको रिकॉल करा रहा हूं ताकि इन आंसर को लिखने में उनकी आइडियोलॉजी समझ में आए आपको। यदि कोई व्यक्ति प्लानिंग की बात कर रहा है, मतलब वो नियोजन चाहता है, तो वो किस फील्ड की बात कर रहा है? इकोनॉमिकल फील्ड की बात कर रहा है वो, है ना। तो गांधी जी की विचारधारा उठा लो, कुटीर उद्योग को प्रमोट करना चाहते थे, है ना, स्वदेशी जो वस्तु उनको प्रमोट करना चाहते थे। नियोजन की बात हुई थी पहली बार 1931 में। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भारत में भी प्लानिंग के लिए प्रतिबद्ध थे कौन? सरदार पटेल। इन कुछ पॉइंट्स को बेस बना के उनका आर्थिक दर्शन लिखना है। ठीक है, समझ में आया? और इससे भारत आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है? अब कुटीर उद्योग और स्वदेशी वस्तुओं को आप जब प्रमोट करोगे तो क्या होगा? जीडीपी इंक्रीज होगी और फिर देश ग्रो करेगा। ठीक है, इवन देश में रहेगा। ट्रेन थ्योरी जो थी उसके अगेंस्ट हो जाएगा ये। ऊपर से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बाहर होना नहीं है, देश के अंदर ही पूरा आपका रिसोर्सेज का उपयोग होना है। ठीक है, और संसाधनों का जो उपयोग है इनके हिसाब से वो इक्वल होना चाहिए, है ना। ना स्त्री पुरुष की समानता की बात की, मतलब सबको काम के बदले समान भत्ता मिलना चाहिए। दूसरा, जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके लिए बराबर है। 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका। रट लेना ये अधिवेशन सारे, और नहीं होते याद तो मुझे बता देना। ट्रिक से, वो ट्रिक से ही याद होंगे या फिर आपको कुछ उसमें स्पेशल बताना पड़ेगा तब याद होगा। जैसे 1947 से पहले 3 महिलाएं रही हैं अध्यक्ष। कौन कौन? सबसे पहले एनी बेसेंट। कब रही? 1917। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। फिर इसमें 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1925, है ना। कानपुर अधिवेशन। कौन थी अध्यक्ष? सरोजनी नायडू। इनको कहते हैं भारत कोकिला। स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? लता मंगेशकर जी को। भारत कोकिला किसको बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? भाषण अच्छे देती थी। ठीक है, प्लस 8 1933। फिर से कलकत्ता अधिवेशन। तीसरी कांग्रेस की अध्यक्ष रही नलिनी सेन गुप्ता। कौन रही? नलिनी सेन गुप्ता। अब यहां देखो, पूछे ओवरऑल पहली महिला तो एनी बेसेंट 1917, पूछे पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और दूसरी भारतीय महिला नलिनी सेन गुप्ता। एनी बेसेंट मूल नहीं थी भारतीय। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुना है? उसके थ्रू आई थी, है ना। मद्रास में इनका वो हेडक्वार्टर था, उसका अड्डेयार। नलिनी लिखते नहीं बन रहा, नालिनी। चलिए,
किया था किसी ने ये होमवर्क? कोई सिंसियर नहीं है, तो मैं भी मिला के, है ना। चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा की को विकास किया था? इसका नाम क्या है बताइए? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सबसे पहले आइडियोलॉजी थी इनकी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानवतावाद। चलो आदि बताओ क्या कहलाता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? एकतावाद मानव, एकात्म मानवतावाद। क्या कहना चाह रहा है ये टर्म? है क्या ये? है ना, ये बताइए क्या है ये? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने पूरा, मैं अभी तक नहीं भूला। ये है आपका सोशल स्वदेशी मॉडल, सामाजिक स्वदेशी मॉडल है ये। किस स्तर के लिए दिया था? सामाजिक स्तर के लिए दिया था। अब क्या है वो समझाता हूं, उसको थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। पहले तो ये समझिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है? सोशल स्वदेशी मॉडल, सामाजिक स्वदेशी मॉडल है। अब सामाजिक स्वदेशी मॉडल है तो क्या है? सबसे पहले इसमें कुछ चीजें समझो। मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, है ना। मतलब जनरली आपको क्या चाहिए? यहां पुरुषार्थ चाहिए। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष के जीवन का लक्ष्य जनरली उसको कहते हैं मानव के जीवन का लक्ष्य। क्या एम है हमारा? मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि हम आध्यात्म को मानते हैं। तो इसमें आपके पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। क्या होता है? जो धारण किया जा सके वो धर्म है। इसमें कुछ रिलीजियस आपका लिटरेचर होगा, कुछ इसमें आपकी मान्यताएं होंगी, रिचुअल्स होंगे जो आपके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर चलते हैं और उन्हीं को आप धारण करते हो और उनके अनुसार आप एथिकल बिहेवियर करते हो। क्या करते हो? व्यवहारिक व्यवहार करते हो। यह धर्म है, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति, है ना। पैसा, जमीन, जायदाद, जो भी है वो किस में आएगा? अर्थ। काम का मतलब होता है इच्छा, है ना। आपकी जो चाह है वो क्या कहलाएगा? काम, जिसके लिए ग्रीड होती है, लोभ होता है। और चौथा है मोक्ष। तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का अर्थ। मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, लेकिन आप डायरेक्ट मोक्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए धर्म के अनुरूप चलते हुए काम और अर्थ की सहायता से कहां तक पहुंचना? मोक्ष। जैसे आप खाना खाते हो, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, लेकिन आपको इतना ज्यादा खिला दिया जाए कि उसके बाद आपको वो खाने से नफरत हो जाएगी कि हम बिल्कुल गले तक भर चुके हैं, अब नहीं खाना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। कहा जाता है शारीरिक सुख के अलावा भी मानसिक सुख होता है ना।
पीस चाहिए आपको। कहते हैं लोग कि हम सन्यास लेने जाना है, तो क्या होते हैं, वो संसार से तृप्त हो चुके होते हैं कि अब कुछ ऐसा नहीं बचा जीवन में जो करना है, अब सीधा मोक्ष प्राप्त करना है, सन्यास जाना है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। 4 आश्रम में बांटा हमने। पहले 0 से 25 की आयु आपकी ब्रह्मचर्य में निकलेगी, पढ़ाई लिखाई करोगे, है ना। फिर उसके बाद संस्कार होता है विवाह। विवाह संस्कार के बाद आ जाते हो गृहस्थ जीवन में, और गृहस्थ जीवन में आप अर्थ और काम का क्या करते हो, पूर्ति करते हो। यह चलता आपका 25 से 50 वर्ष। 50 वर्ष के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो। फिर आप कहां जाते हो, वानप्रस्थ में, जंगल की ओर प्रवेश करते हो, तीसरा आश्रम, और वहां जाके क्या प्राप्ति करते हो, ज्ञान की। और फाइनली फिर लास्ट जो आपका पुरुषार्थ है मोक्ष की तरफ जाने के लिए, आपका संन्यास आश्रम होता है 75 से 100 वर्ष की आयु में। और यहां जाके आप क्या करते हो, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो जनरली यहां ज्ञान मार्ग आपके लिए क्या है, या भक्ति मार्ग सुटेबल है। और ज्ञान और भक्ति सही होगी तो कर्म तो आपके ठीक ही हो रहे हैं। समझ में आया। तब कहां पहुंचोगे, मोक्ष। ये मैंने अभी बेस बनाया आपको, है ना, क्योंकि इसका उपयोग अभी होगा। ठीक है, अब एक मॉडल बनाइए, है ना, जिसमें 4 सर्कल होंगे। बनाइए। इसमें सबसे अंदर है, ये आपकी बॉडी है। क्या है, ये क्या है, सबसे अंदर वाला शरीर है। फिर इस शरीर के ऊपर ये दूसरे नंबर पर है आपका मन। क्या है, मन। मन के ऊपर बुद्धि। मन कह रहा है और खाना है, बुद्धि कह रहा है दूसरे के घर में बैठे हो, नहीं खाना है। समझ में आया। किसको, सोल अभी बाहर आएगा। इसको कहेंगे आपका जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो अभी हिंदी में ही लिख लो, उसको मैं बताता हूं। ठीक है। और सबसे बाहर आएगी आपकी आत्मा, सोल। यही होता है। मन कुछ कहता है, बुद्धि से कुछ और करते हैं, है ना। मन कह रहा है सोना है, पापा खड़े हैं, नहीं सो सकते, क्योंकि बुद्धि को पता है कि अभी निकाल दिए जाएंगे घर से। तो सबसे आंतरिक है शरीर, ऊपर है मन, उससे ऊपर है बुद्धि, और सबसे ऊपर है आत्मा। अब यहां पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि सिर्फ हमारे शारीरिक संतुष्टि ही जीवन में जरूरी नहीं है, आत्मा का सुख भी क्या है, जरूरी है ना। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जब एक हो जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगी। और वो इंटीग्रल पार्ट कैसे होगी, जब सारे लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। आप हर तरीके से यहां संतुष्टि प्राप्त कर चुके हो तो आप किस सीमा पर आ जाओगे, मोक्ष के। आपको सारा कुछ यहां पर मिल चुका है, आपका मन है नहीं, आप संतुष्ट हो, तो आप लास्ट में किस पुरुषार्थ की तरफ जा सकोगे, मोक्ष की तरफ, है ना। उसके लिए लेकिन पहले आपको शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से क्या करना है, अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना है। उसके लिए उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, एकात्म मानवतावाद। और एकात्म मानवतावाद में उन्होंने कहा कि यह सामाजिक स्वदेशी मॉडल है, जिसमें समाज में सभी लोगों का क्या करना है, विकास करना है, सभी लोगों को कहां पहुंचाना है, पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे उसको समझो। हम मानते हैं कि हम एक नागरिक हैं देश के, लेकिन इन्होंने देश में उसको डिवाइड नहीं किया, इन्होंने विश्व को एक परिवार माना, और उसके लिए एक कोट दिया गया, वसुदेव कुटुंबकम।
ये हमारे पुराने जो लिटरेचर हैं, है ना, उनमें दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है विश्व एक परिवार। जब विश्व एक परिवार है तो आप हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होना देखना चाहोगे, हर एक व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचे, आप यही चाहोगे। वो कैसे होगा, है ना, यहां अच्छे से समझना। वो इस तरीके से होगा कि सबसे ऊपर है विश्व, विश्व के नीचे आते हैं देश, देश के नीचे आता है राज्य, राज्य के नीचे जिला, तहसील, और सबसे नीचे आता है कुल। ग्राम के अंदर भी क्या आएगा, कुल। आपका चलता होगा कुल, कुलप, कुटुंब, यही चलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई विश्व। एक इंसान एक कुल का भी मेंबर है, सदस्य है, एक ग्राम का भी सदस्य, एक तहसील, एक जिले, एक राज्य, एक देश और विश्व का भी सदस्य है। तो जब विश्व एक परिवार है, हर आदमी क्या है, उसका, जितनी भी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का क्या है, वो सदस्य है। तो यदि आपको हर एक व्यक्ति का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है कि वो कहां तक जा सकें, मोक्ष तक जा सकें, है ना, तो यहां पर आपको एकात्म मानवतावाद करना होगा। मतलब इंसान को अपने आप को अलग से विभेद करके नहीं समझना है कि हम इस देश के हैं, इस राज्य के हैं, इस जिले के हैं। उसको क्या समझना है, हम विश्व के एक वैश्विक प्राणी हैं, विश्व हमारा परिवार है। वो जब इन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ आत्मा से जुड़ जाएगा वो कहलाएगा एकात्म मानवतावाद, और अपने आप सबका क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट, है ना। आर्थिक स्तर पर तो होगा, फाइनली स्पिरिचुअल जो स्तर है मोक्ष तक वो आराम से पहुंचेंगे। आप अच्छे कर्म करोगे, लोगों को परेशान नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कहां पहुंचोगे, मोक्ष तक। बहुत डीप है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 से 4 चीजें आपको समझना है जो कभी लिखने में आपको गड़बड़ी नहीं होगी। एक, आपको पुरुषार्थ समझाना है, दूसरा आपको स्ट्रक्चर समझाना है पूरा, है ना, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। यह बताना है कि शरीर के या मन के अलावा आत्मा की भी को भी संतुष्ट करना जरूरी है। और दूसरा आपको यहां पे इंस्टीट्यूशंस बताना, सबसे छोटा कुल, सबसे बड़ा विश्व। जब इन सभी इंस्टीट्यूशंस से कोई भी मानव एकात्म स्थापित कर लेगा, इंटीग्रल आत्मा के रूप में उससे जुड़ जाएगा, तो अपने आप विश्व के सभी प्राणियों का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। यह कहलाता है एकात्म मानवतावाद। समझ में आया। ये 2 मार्कर पूछा था क्या है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन आता है इससे। ये तो सिर्फ पूछा था नवीन विचारधारा कौन सी थी और उसका नाम क्या था, मतलब सिर्फ बताना था एकात्म मानवतावाद, लेकिन ये समझाना जरूरी है ना आपको। बड़ा भी आता है इसमें क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। इस पे तो इतना लिख सकते हैं कि 4-5 पेज भी भर जाएं, लेकिन आपको आइडियोलॉजी पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और किसकी पढ़ रहे हैं हम, क्या लिखा है, मेरी तो है नहीं, है ना, तो उन्हीं की होगी। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जब फिलोसफिकल थॉट्स पढ़ो तो रटना मत उसको। क्यों नहीं रटना, जब रटोगे अगली बार भूलोगे, है ना। तो आइडियोलॉजी में कॉन्सेप्ट बना लो कि कौन व्यक्ति के क्या वैल्यूज थे, क्या सोचता था। आपको कभी नहीं रटना पड़ेगा, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर दोगे। रटने का बोला हम, मैंने की पॉइंट्स, वैल्यूज रटने का बोला, उन वैल्यूज पे आंसर लिखना है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो विश्व को वो भी एक परिवार मानते थे, है ना। वो वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर दोनों को मानते थे, है ना। ईस्ट में मैंने बताया था, ईस्ट के सबसे बड़े जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं गांधी जी, और वेस्ट के कौन माने जाते हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़े व्यक्ति थे, तो वेस्टर्न कल्चर से भी प्रभावित थे क्योंकि उनका शिक्षा क्या थी, स्तर अच्छा था। तो वो कहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है
वो साइंस को प्रमोट करता है या साइंस को का सिंबल देता है, जबकि ईस्टर्न कल्चर किसको देता है? स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को। लेकिन चूंकि वो इंडियन थे इसीलिए वो दोनों को मानते थे। तो वो कहते थे कि नई विचारधारा होनी चाहिए, है ना, जो वेस्ट और ईस्ट को मिलाकर हो, आध्यात्म ऐसा हो जो विज्ञान के साथ हो। समझ में आया? अब उसमें क्या होगा, आपकी जो रूढ़िवादिता है ना ये खत्म हो जाएंगी, ये तर्क पे चलेगा। वही आत्मा कह रहा है इंसान, वही उसको भूत परीत बना रहा है, रूढ़िवादिता आ गई। उसी को उन्होंने एनर्जी कह दिया, है ना, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में डाल दिया। और आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? आप स्पिरिचुअल लेवल पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हो। अभी नया कॉन्सेप्ट चलता है होलिस्टिक आइडियोलॉजी। लोग फिटनेस के लिए भी काम करेंगे, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी। योगा करेंगे, है ना, मेडिटेशन करेंगे, करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की देन है। आयुष पढ़ते हो पूरा, उसमें आता ही योगा। योगा में क्या है? आपकी मानसिक चित्त दशाओं की शांति, ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। तो उसमें क्या कोशिश करते हो? एक जगह कंसंट्रेशन लाना, आपका पूरा एक जगह कंसंट्रेट करना, है ना। तो ये चीजें टर्म पकड़ना है उनके, फिर आंसर लिखना है। 99% 95% आप नहीं रट पाओगे, आपको समझना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट। कुछ है जो नहीं है तो उनका आंसर लिखने का फॉर्मेट देख लो और कीवर्ड देख लो कि इनसे आंसर लिखना है। मेन क्या है? आंसर लिखना है ना। उसमें समझ के भी नहीं लिख पाते कुछ लोग, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उस पे काम करना है ना। अब यहां पे इतना सारा कंटेंट है, यदि इसको अरेंज नहीं कर पाए तो फिर ये एकात्म मानवतावाद कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। क्योंकि लास्ट में तो आपको यही बताना है ना कि ये सामाजिक स्वदेशी मॉडल है। मतलब उसमें क्या है? समाज के हर एक लोगों का कल्याण करना। जैसे सर्वोदय पढ़ते हो, सभी दिशाओं में सभी का उदय, हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करना है आपको, जितनी भी फील्ड्स हैं सभी में। तो ऐसे ही ये थे, है ना। इनका एक विचार था अंत्योदय, इनके नाम पर योजनाएं चलती, पॉलिसीज। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 सुना है? तो अंत्योदय का मतलब क्या होता है? जो पंक्ति के लाइन के सबसे आखिरी में हो, सबसे पहले हो, उसका डेवलपमेंट किया जाए, रिजर्वेशन जैसा। तब जाके आपका पूरा समाज क्या होगा? डेवलप होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से डायमेंशन थे पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के? सप्तांग सिद्धांत मान सकते हैं पॉलिटिकल में। हाँ, स्टेट का बताया था और राजा के कर्तव्य बताए थे। राज्य के लिए बताया था कि क्या ड्यूटीज होनी चाहिए किसी भी किंग की। तो 2 मार्कर में लिखना है, लेकिन हमें डिटेल में समझना है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है ना। 7 एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा पूरे एक स्टेट का उन्होंने फॉर्मेट बना दिया। राज्य बनाने में क्या क्या लगता है? राजा सबसे हेड पे रहेगा, आंखें होंगी अमात्य, जो प्रधानमंत्री, जो क्या करेगा? पूरा आसपास को देखेगा। फिर कोष मतलब पैसा, फंड, उसको मुख से रिप्रेजेंट किया था। मित्र कान, है ना। फोर्ट, है ना, कहां से आएगा? बाजुओं से, ठीक है। आर्मी दंड कहते हैं, वो दिमाग से, मस्तिष्क से आएगी। और सबसे बड़ा होता है जनपद, मतलब लोग जो उसमें रहने वाले निवासी हैं, तो वो उन्होंने थाई से, जंगा से बताया था।
इस तरीके से उन्होंने ऑर्गन बताए, 7 ऑर्गन, है ना, ये राज्य बताए। अब यहां पर उसने पूछा है कि उनमें भी राजनीति के डायमेंशंस क्या थे। इन्होंने बताया राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। क्या ड्यूटीज होनी चाहिए राजा की? लोगों का कल्याण करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, फूड सिक्योरिटी, जितनी भी चीजें आप जानते हो कि एक राजा है उसके क्या दायित्व हो सकते हैं, वो सब इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? मंडल सिद्धांत बता सकते हैं। राजनीति के लिए तो इन्होंने 12 प्रकार के राज्य बताए थे, जिसमें से 6 आपको पता हैं, अरि मित्र, अरिमित्र, मित्रामित्र, अरिमित्रामित्र और लास्ट बिजिगीषु। समझ में आया? अरि का मतलब क्या होता है? दुश्मन। एक राज्य है आपका, उसका दूसरा वाला राज्य आपका क्या है? दुश्मन है, तो ये हो गया अरि राज्य, दुश्मन राज्य। ऐसे कितने राज्य बताए इन्होंने? 12 टोटल, जिनमें से 6 आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा बताया इन्होंने मित्र राज्य। क्या बताया? मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। ये आप हो तो ये क्या है? आपका मित्र है। ठीक है, अब दूसरा होगा अरिमित्र, आपके दुश्मन का दोस्त, ये कहलाएगा अरिमित्र। ये दुश्मन है, इसका दोस्त है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरिमित्र। समझ में आया? आपकी किसी से लड़ाई है और उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से दोस्ती है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? अरिमित्र हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मित्रामित्र, आपका ये मित्र है और इसका भी कोई मित्र है, तो वो क्या हो गया? आपका भी मित्र हो गया, मित्रामित्र। फिर अरि मित्रा मित्र, आपकी दुश्मनी है किसी से, उसके मित्र का कोई मित्र है, तो होगा तो वो आपका भी दुश्मन, लेकिन उस राज्य को क्या बोलेंगे? अरि मित्रा मित्र। और फाइनली एक राज्य होता है जो सेंटर में होता है, बिजिगीषु, है ना, ये नाम है उन्होंने दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें। बिजिगीषु, ये बिजिगीषु जो राज्य है, ये आसपास के सभी छोटे राज्यों को क्या चाहता है? जीतना चाहता है ना। इसीलिए इन्होंने षड्गुण्य नीति बताई और मंडल सिद्धांत में कहा कि हर एक छोटे से छोटे जो राज्य हैं उनको संधि कर लेनी चाहिए, ताकि किसी बड़े राज्य से अपना अस्तित्व का बचाव कर सकें। ये मंडल सिद्धांत थे इनके। राज्यों के प्रकार, राज्यों के कर्तव्य, ये सब उसमें दिया हुआ था। क्लियर हुआ? कर लोगे इसको? 2 मार्कर था, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, पर उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, कहां लिखा है, किसने क्या बोला है। फिर पूरा समझाओ मंडल सिद्धांत, राजा के कर्तव्य समझाओ पूरे, है ना। इसमें तो सिर्फ हमें टर्म लिखना है कि मंडल सिद्धांत दिए, राजा के राज्य के कर्तव्य बताए, है ना, उनकी जो विचारधाराएं थी सिर्फ उनको डिनोट करना है। ठीक है, ये जो मैंने लिख के बताया ना, फिर ये आपको वहां लिखना पड़ेगा, इतने प्रकार के राज्य थे, ये था। तो वही तो एडजस्ट करना है ना आपको। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसको कम में लिखना है, और कई बार आपके पास बहुत कम कंटेंट है, उसको ज्यादा स्पेस में लिखना है। वही तो सिलेक्शन दिलाएगा। आपके पास रखा हुआ है मैटर, आपको जमाना है। समझ में आया? ज्यादा होके कम निकालना भी एक आर्ट है, और कम आके ज्यादा लिखना भी एक आर्ट है, दोनों सीखना है। ये तो मैंने पूरी आइडियोलॉजी बनाई, 3 मार्कर या 2 मार्कर में लिखना था, सिर्फ आइडियोलॉजी लिख दी,
7 में लिखना है तो उसको प्रॉपर जमा के लिख दो, एक एक लाइन डाल डाल के। मंडल सिद्धांत लिखा, 3 से 4 उसके प्रोविजन बता दिए, ठीक है। फिर राजा के या राज्य के क्या इंपॉर्टेंस होने चाहिए वो लिख दिए, और साइड में आपने वहां पर सप्तांग सिद्धांत का फिगर बना दिया छोटा सा। समझ में आया? अरेंज करके लिखना है। 7 पॉइंट्स मतलब एक में 3 पॉइंट, एक में 4 पॉइंट, कंप्लीट हो गया, एक तरफ फिगर बना दिया। इंट्रो 1 लाइन का लिखना है, लिखो, नहीं लिख पाते तो इंट्रो और निष्कर्ष छोड़ दो, है ना। एक बात और समझ लो, अभी जब मेंस हुआ था तो मैं आपको 2 तरीके के डायमेंशन बताता हूं। मेंस निकला उन लोगों का भी जिन्होंने पूरे पेज में आंसर लिखा। जब उन्होंने 2022 में पूरी कॉपीज दे दी थी, उन लोगों का भी मेंस निकला जिन्होंने पूरी कॉपी में आंसर लिखा। उनका भी निकला जिन्होंने सिर्फ 8 लाइन ऊपर की यूज की और यहां पे लाइन बंद करके ऐसा कर दिया। क्या समझ में आया इससे? कंटेंट और फॉर्मेट। यहां पे 50 वर्ड्स थे उस समय, 5 मार्कर था, और उसके लिए 8 लाइन सफिशिएंट होती हैं। तो टाइम बचाने जिसने 8 या 10 लाइन से ज्यादा का उपयोग नहीं किया और नीचे लाइन बंद भी की, उनका भी मेंस निकला। और जिन्होंने पूरा पेज भरा लेकिन वो भी दिमाग से, इंट्रो दिया 2-2.5 लाइन का, एक एक लाइन बीच में छोड़ के 7-6 पॉइंट डाले और लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया, तो भी उन्होंने वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं की। कुल मिला के आपको क्या करना है? वर्ड लिमिट के साथ चलना है, कंटेंट और फॉर्मेट के साथ। स्पेस आप कितना यूज करते हो। अब जैसे आप आंसर लिखते हैं, आपने 8 लाइन लिखी, बिना लाइन बंद किए छोड़ के चले गए, बहुत गंदा लगेगा, है ना। आपको यहां लाइन बंद करना है और ये एक लाइन खींच देना है। तो समझ में आया? कॉपी अच्छी लगेगी, समझ में आएगा आंसर कंप्लीट किया है। फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी, वो गंदा नहीं दिखेगा। पहले क्या था, 19 में 3 पेज मिलते थे, 15 मार्कर आता था, 3 क्वेश्चन आते थे 15 मार्कर के, बड़े बड़े 3 पेज भरने होते थे। हमेशा 3 पेज भरने जाओ, पेपर छूटता था। तो क्या किया जाता था, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जो हैं 15 मार्कर, उसमें 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा भरते थे, और लास्ट का जो क्वेश्चन था उसमें 2.5 भी नहीं भरा जा रहा तो उससे थोड़ा सा कम भर के उसको यहीं बंद करके कंप्लीट कर देते थे। मतलब ये बताते थे कि हमने क्वेश्चन वर्ड लिमिट के साथ कंप्लीट किया है। यदि आंसर लिख के बिना लाइन बंद करके छोड़ दिया तो उसे लगेगा कि छूट गया, बना नहीं आपसे, इनकम्प्लीट है। तो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। लाइन बंद करने के तरीका आपको पता है, या तो ऐसे करते हैं या फिर, है ना, आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट मत बना देना कंप्लीट। समझ में आया कि हमें तो बस यही आता था जो क्वेश्चन में था, है ना। कुछ लोग करते थे ना पहले, कुछ नहीं आया तो क्वेश्चन उतार दिया डायरेक्ट, वही का वही। ये बीयू वगैरह में लोग करते हैं, है ना, जो जिनका बीयू में आपने देखा होगा ना, कॉपीज भरते हैं जो लोग, वो यही करते हैं। बीच का कहीं का क्वेश्चन कहीं डाल दिया, पैराग्राफ आया पूरा आंसर्स में उतार दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप मत करना। सामाजिक लोकतंत्र में अंबेडकर का क्या लिखा है ये, व्हाट डिड अंबेडकर मीन बाय सोशल डेमोक्रेसी, वो छोड़ दो हिंदी का। सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर जी का क्या अर्थ था, समझाइए। डेफिनेशन बताना है क्योंकि ये 2 मार्कर था। अंबेडकर जी के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र क्या था, सोशल डेमोक्रेसी क्या है? वेरी गुड, जहां पर समानता हो, जहां पर बंधुता हो, जस्टिस हो,
मतलब हम कह सकते हैं ऐसी डेमोक्रेसी या ऐसा समाज, क्या बोलना है, ऐसा समाज, सोसाइटी जहां पर इक्वालिटी हो, समानता हो, जहां पर लिबर्टी हो, स्वतंत्रता हो, जहां पर फ्रेटर्निटी हो, बंधुता हो, जहां पर जस्टिस हो, कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, है ना, जहां आय की समानता हो, जहां रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा समाज सामाजिक लोकतंत्र का समाज कहलाता है, या सामाजिक लोकतंत्र है ये। क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र में पूरे रिसोर्सेस का एक्सेस किसके पास है, पब्लिक के पास, जनता के पास। समझ में आया, है ना। तो आपको दो टर्म पकड़ना है, एक सोशल और एक डेमोक्रेसी। सोशल के लिए जो जो भी वैल्यूज थी, जो किसने दी, अंबेडकर जी ने, जैसे वो जातिवाद के विरोधी थे, मतलब इक्वालिटी को उन्होंने प्रमोट किया, है ना। लोग ऐसे थे जो न्याय के लिए बहुत आतुर रहते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, तो उनके न्याय के लिए इन्होंने क्या किया, वकालत की। और उसमें भी कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के, है ना। अब आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हो तो आप अपने संविधान को उठा लो, उनकी वैल्यूज उठा लो, और उनमें से भी प्रियम्बल में पहुंच जाओ, सब दिया है। 5 प्रकार की आपकी लिबर्टीज दी हैं, स्वतंत्रताएं दी हैं, 3 प्रकार के जस्टिस दिए हैं, 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटीज दी हैं, पावर का सोर्स जनता दिया है। तो इनसे भी आंसर निकाल सकते हो। फील्ड उठाओ, किस फील्ड में काम किया अंबेडकर जी ने, अनटचेबिलिटी, है ना, भेदभाव के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उनको समझा देना। समझ में आया। इनमें भी पूछता है, टर्म आते हैं, सुना होगा, पूर्वाग्रह, विभेद, टर्म सुने हैं ये, प्रीजुडिस, है ना, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, ये पढ़ोगे, अभी एथिक्स में पढ़ोगे। इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट आता है और स्कोर भी होता है, सेम फिलॉसफी के साथ है। अब साइकोलॉजी भी जुड़ गया है आपका, साइकोलॉजी भी इजी है, लेकिन क्योंकि आपको आधे सिम्टम्स तो खुद में दिखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, तो वो आपको रिलेट करता है, उससे निपटने के तरीके आपको पता हैं, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको स्कोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सोशल डेमोक्रेसी लिखना है, सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। तो क्या पूछो पूछो पूछो, पूछा ही उसी का है ना, सामाजिक डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में समाज रख देना है बस, और समाज की जो जो भी वैल्यूज हैं वो सारा यहां देखने मिल जाएगा आपको। बस लास्ट है, आपके 3 या 4 बचे, आज बाइंड अप करना है। वो 100 हटा दिए ना आगे के, बहुत सारी स्लाइड्स हो गई थी, आज कंप्लीट हो जाएगा, बस 10-15 मिनट और रुको। उस पे मत जाओ, है ना, मक्खी पूरा अच्छा सुंदर शरीर देख के सिर्फ जख्मों पर बैठती है जहां गंदगी होती है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन राम मनोहर लोहियास कॉन्सेप्ट ऑफ चौखंबा। 4 टियर स्टेट बताइए राम मनोहर लोहिया का। बताइए, राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? चौखंबा कॉन्सेप्ट दिया है, वो तो क्वेश्चन में आया है। 4 पिलर्स के रूप में कॉन्सेप्ट दिया है। 4 पिलर्स लिखिए पहले राम मनोहर लोहिया के।
कॉपी राम मनोहर लोहिया के नोट्स लेके आए हो? कुछ भी लेके नहीं आए? चेक करो एक बार, कहां लिखा है राम मनोहर लोहिया? वो तो कल क्वेश्चन बताया था, नोट्स लेके आए हो? पुराने नहीं, जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे पॉलिटी के। कौन कौन सा है? सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम। और एक पांचवा पिलर बताया जो कह सकते हो वर्ल्ड। तो 4 पिलर कौन कौन से बताए इन्होंने? सेंट्रल मतलब केंद्र, सबसे ऊपर, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता किसी देश का, वैसा ही है। उसके नीचे क्या आएगा? स्टेट, राज्य। तीसरा पिलर क्या है इसके नीचे? डिस्ट्रिक्ट मतलब, इसको उस समय मंडल कहते थे। और चौथा ग्राम। और एक और पांचवा पिलर माना जा सकता है, वो क्या होगा? विश्व, वर्ल्ड, जो किसके ऊपर होगा? सेंट्रल के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। खत्म, क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क लिखो। फिर आगे नहीं है शायद, खाली कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। चलिए होमवर्क लिखिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ऑल्सो एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ सत्याग्रह। साथ ही सत्याग्रह के विभिन्न आयामों की भी विवेचना कीजिए। समझा देता हूं, पर लिख के लाना। और ये लिख के लाना है आपको 10 मार्कर में। पहले सत्याग्रह समझाना, फिर उसके अलग अलग पॉइंट्स बनाना, है ना। अब यहां पे मैं की पॉइंट समझाता हूं। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, यदि आप सत्यता के साथ उसके सामने डटे रहो, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना, खुद को कष्ट पहुंचाना है, तो वो अपने आप पिघल जाएगा, है ना। तो आपको तब तक अपने पथ पर अड़े रहना है जब तक कि आपको सत्य नहीं मिल जाता। तो सत्य के लिए आग्रह क्या कहलाता है? सत्याग्रह। ये गांधी जी का फ्रीडम जो मूवमेंट्स थे उस समय सबसे बड़ा वेपन था सत्याग्रह, ठीक है। और सत्याग्रह का जब उन्होंने उपयोग किया तो इसके कुछ डायमेंशन थे, इसमें कुछ चीजें उन्होंने उपयोग की। अब वो समझ लीजिए, फिर उसको अपने टर्म में लिख के आना। किसी दूसरे को उन्होंने क्या नहीं किया? परेशान नहीं किया, या किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाई। मतलब ये नॉन वायलेंस के ऊपर था, अहिंसा के ऊपर था। दूसरा, इसी के आधार पर मूवमेंट्स बने, जैसे नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, हम आपका कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, अंग्रेजों से कह दिया, अपना काम खुद करो। इसीलिए स्वदेशी को प्रमोट किया। आप फैक्ट्री चला रहे हो, मजदूर किसको बना रहे हो? इंडियंस को। पुलिस बल है, उसमें भी कौन है उसमें शामिल? इंडियंस हैं।
तो इन्होंने क्या बोल दिया, दूसरा क्या आयाम उठाया इन्होंने, नॉन कोऑपरेशन का, असहयोग का, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। अब हम आज्ञा नहीं मानेंगे आपके, है ना, हम उन्हें हार्म नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मन नहीं हम आपकी कोई भी बात माने, रूठने का तरीका है ना। तो ये आपके अलग अलग आयाम। फिर पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस समझते हो, सक्रिय प्रतिरोध। हम एक्टिव हैं लेकिन आपको क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे। किस तरीके से विरोध करेंगे, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक में किसको लॉस हो रहा है, खुद को, है ना, कई दिन खाना नहीं खाएंगे, हड़ताल पे बैठेंगे। हमने सामने वाले को, ना उसकी संपत्ति को, ना उसको कोई भी हार्म नहीं किया, किसको हार्म किया, स्वयं को। और जब खुद को हार्म करेंगे तो सामने वाले को दया आएगी, है ना। उन्होंने यही कहा कि कोई भी कितना भी पत्थर दिल हो उसको पिघलना पड़ेगा जब वो इस कंडीशन में देखेगा कि आप खुद को नुकसान कर रहे हो, सत्य के लिए बैठे हो। तो जब तक आपको सत्य नहीं मिल जाता तब तक अपने पथ पर अडिग रहो। ये थॉट्स थे गांधी जी के। इन बेसिस पर क्या लिखना है आपको, आंसर लिखना है, ठीक है। और भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस हो गया, फास्टिंग हो गई, नॉन कोऑपरेटिंग हो गया, फिर सेल्फ सैक्रिफाइस हो गया, आत्म बलिदान, सिविल डिसओबीडियंस हो गया, नॉन कोऑपरेशन हो गया। ये सारे डायमेंशन है किसके, सत्याग्रह के, जिसमें सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वेपन्स के रूप में इन सबको यूज किया। इस आधार पर अब आंसर कैसा लिखना है, प्रॉपर 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी, तो पहले सत्याग्रह को अच्छे से समझाओगे, डायमेंशन लिखोगे जब, तो एक एक पॉइंट में पहले सब हेडिंग, उसको समझाओगे, फिर सब हेडिंग, फिर उसको समझाओगे। नीट और क्लीन, ना काटापीटी करना और बढ़िया स्पेस देके लिखना है। और लास्ट में फाइनली कंक्लूजन, वो भी 4 से 5 लाइन का पॉजिटिव नहीं लिखना, फिर अलग से, ठीक है, फिर डायमेंशन ही लिखना। गांधी जी की विचारधारा को समझाना, सत्याग्रह को, उसकी प्रासंगिकता उस समय बताना है। जब कंक्लूजन लिखो तो वर्तमान में किस तरीके से ये इसका रिलेवेंस है ये समझाना है, उससे ज्यादा आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, ये एक वो थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें वो गांधी जी दिखते हैं उसको, है ना। तो ये मूवीज के द्वारा भी आपको दिखाया गया, पर होता है ये, उसको एक गाल पे मारता है तो वो दूसरा आगे नहीं करता, क्योंकि उसको भूल जाता है गांधी जी ने बोला था या नहीं बोला था। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे कि वो कहने का मतलब था कि आपको इसमें शांति मिलती है वायलेंस करके, आपको लगता है, क्योंकि आदमी एक बार किसी को हर्ट कर देगा उसको दुख होगा, ओवर थिंकिंग करेगा, तब उसको बुरा लगेगा कि मेरी वजह से कोई दुखी हुआ या मेरे शब्द चुपते हैं, इसलिए, है ना। पर कुछ ढीठ होते हैं तो फिर उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। चलिए कंप्लीट करें, होली है आपकी अब कल, अब मिलेंगे मंडे को सोशियोलॉजी के साथ। पॉलिटी आंसर राइटिंग मैक्सिमम आपका कंप्लीट है, और कुछ यदि ऐसे लगते हैं क्वेश्चंस आपको तो मुझे यहीं हूं, आराम से बता दीजिए, ठीक है। चलो हैप्पी होली सभी को। मैं तो वो अभी कौन बोला सर, आपने बोला था आपकी आखिरी क्लासेस में इमोशनल होकर रुक गए, आप बोल रहे हैं मंडे पर नहीं नहीं